से तीखे सवाल जिनका देना पड़ेगा जवाब। सामने बैठी शख्सियत के हर राज होंगे बेपर्दा। आज तक की पॉलिटिकल इन्वेस्टिगेशन टीम इंटरोगेट कर रही है देश के दिग्गजों को। आज की पीआईटी है अंजना ओम कश्यप, अशोक सिंघल और पुण्य प्रसून वाजपेयी। आज इनके सामने है बीजेपी नेता शत्रुघ्न सिन्हा। शत्रुघ्न सिन्हा जी, सिल्वर स्क्रीन से भारतीय राजनीति में कदम रखने के बाद इस दौर में पहली बार हम जिस चुनाव को देख रहे हैं, ऐसी स्क्रिप्ट आपने कभी देखी थी किसी फिल्म में? कभी नहीं, पहली बार देख रहा हूं कि एक बहुत जिस चुनाव की ऐसी अपेक्षा चुनाव से, या ऐसा जोश, ऐसा उत्साह, ऐसा कहानी में ट्विस्ट जो देखा है मैंने, उसको कई बार उसको बहुत अच्छा भी लग रहा है और कई बार मुझे एक्सप्लेन करने में थोड़ी मुश्किल भी हो रही है। ये स्क्रिप्टेड है क्या? मेरा ख्याल है हर बढ़िया प्रोग्राम, इंक्लूडिंग ये प्रोग्राम, वो स्क्रिप्टेड है, नहीं तो होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी स्क्रिप्टेड लाइन पे चल रहे हैं? आप स्क्रिप्टेड लाइन पे तो नहीं हो सकता, हो सकता है स्क्रिप्टेड लाइन पे ना हो। अब चूंकि बात अब बहुत आगे बढ़ गई है, बहुत ही आगे बढ़ गई है, इस वक्त जरा भी समय नहीं है कि अभ्यास का, रिहर्सल का, रियाज का, इसलिए अब हो सकता है थोड़ा स्क्रिप्टेड लाइन से बाहर आ गए, इसलिए कि आज वो नरेंद्र मोदी हमारे लार्जर देन लाइफ हो चुके हैं। इतनी बड़ी व्यक्ति, इतना बड़ा व्यक्ति, पार्टी से भी बड़े हो गए हैं, ऐसा कई लोगों को दिखाई पड़ता है, लेकिन उसके पीछे कारण है। हमें सिखाया गया है, हर पार्टी में सिखाया जाता है कि व्यक्ति से बड़ा पार्टी और पार्टी से बड़ा देश और देश से बड़ा कोई नहीं। लेकिन मोदी पार्टी से बड़े हैं। लेकिन मोदी को जो लोग व्यक्ति विशेष के रूप में देख रहे हैं आज, मैं कहना चाहूंगा कि वो व्यक्ति विशेष नहीं बल्कि ट्राइड, टेस्टेड, सक्सेसफुल, एक जानदार, शानदार, दबंग, दूरदर्शी और एक्शन हीरो के रूप में उभर कर आया है नरेंद्र मोदी। इसलिए व्यक्ति विशेष का मामला नहीं, विशेष व्यक्ति का जले को आग कहते हैं और बुझे को राख, वो डायलॉग जरा हो जाएगा। ओके, ठीक है, आपके कहने पे। आप कहाँ की हैं? बिहार की हैं जी। तब आपके नाम पर तो कहना ही पड़ेगा, बिहारी बाबू की बात है। फिर जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जिस राख से बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं। आप बारूद खूब गिराते हैं पार्टी पर। ये जो जुलाई 2013 तक आपको नीतीश कुमार प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट दिख रहे थे, वो गुण उनमें नजर आ रहे थे, और ये मार्च 20, 2014, एक साल बीतते बीतते आपको मोदी एक्शन हीरो लगने लगे, क्योंकि रविशंकर प्रसाद जी को हटाकर पटना साहिब से टिकट आपको दे दी। मैंने किसी को नहीं हटाया। मैंने, जहां तक पटना साहिब सीट का सवाल है, मैंने कह दिया था पहले ही कि पटना साहिब सीट मेरा पहला विकल्प है, मेरा आखिरी विकल्प है। पहली बार भी जब मैं रिकॉर्ड मार्जिन से वहां जीता था, उस वक्त में मैंने कहा था पटना साहिब सीट इज माई फर्स्ट चॉइस, माई सेकंड चॉइस एंड माई लास्ट चॉइस। तो इस बार तो कोई कारण दिखता नहीं था कि सिटिंग कैंडिडेट को, वो भी रिकॉर्ड मार्जिन से जीता हुआ हो, उसको वहां से शिफ्ट किया जाए, क्यों? और दूसरी बात, आपने बात की, रविशंकर बहुत प्यारे हैं, बहुत न्यारे हैं, हम उन्हें बहुत मानते हैं, कदर करते हैं, भाई के तौर पर देखते हैं उनको। लेकिन रविशंकर प्रसाद जी के बारे में मुझे ये खबर नहीं थी, क्योंकि उनका 4 साल अभी राज्यसभा में बाकी है। तो राज्यसभा में 4 साल बाकी, और फिर मैं कैसे विश्वास करता कि वो पटना में इंटरेस्टेड हैं या पटना से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? वो लड़ेंगे तो फिर 4 साल बाद। शत्रु जी, आपकी श्रद्धा क्यों बदलती है? कभी अडवाणी को आप कह रहे थे उनसे ज्यादा योग्य कोई नहीं हो सकता, मोदी के बारे में आपने कहा कि पॉपुलैरिटी कोई पैमाना नहीं होता, अमिताभ बच्चन, अगर पॉपुलैरिटी पैमाना होता तो वो राष्ट्रपति बन जाते अमिताभ बच्चन। तो आप हमेशा एक तो दबाव की राजनीति करते हैं पार्टी में, जब भी आपका टिकट कटने की बात आती है तब आप झंडा उठा लेते हैं, आप हमेशा कहते हैं अगर सच बोलना बगावत है तो हम भी भागी हैं। तो फिर क्यों आप टर्न लेते हैं, क्यों कॉम्प्रोमाइज करते हैं? धमकी भी देते हैं, गुड़की देते हैं, फिर कॉम्प्रोमाइज करके जब आपके काम बन जाते हैं फिर शामिल हो जाते हैं। देखिए, जहां आपने कहा कि मैं ऐसी बातें करता हूं, पहली बात तो ये परिवार की बात है, अपने भाजपा परिवार की बात है, मैं परिवार की बात परिवार के अंदर करता हूं। मेरा, आपने कहा, कभी ये कहता हूं, कभी डंके की चोट पे वो कहता हूं, कभी बहुत दबंगी के साथ फलाने तरीके से पेश करता हूं, तो ये तो मेरा अपना व्यक्तित्व है, मेरा अपना चरित्र है। आज तक जैसे कुछ यूएसपी कहें अगर कुछ लोगों की है, तो उसमें एक यूएसपी मेरा ये भी है कि आज तक किसी किस्म का कोई आरोप राजनीतिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, मेरे प्रोफेशनल कैरियर में। बागी क्यों होते हैं बार बार आप? इसलिए कि कभी कभी जब मैं कहता हूं कि अगर सच कहना बगावत है तो फिर समझो हम भी बागी हैं। अगर सच कहना बगावत है तो सच के साथ आज तक चला हूं, और मैं सिर्फ सच के साथ नहीं चला हूं, मैं पारदर्शिता के साथ भी चलता हूं। अभी अंजना जी ने मुझसे कहा थोड़ी देर पहले
कि आपने कहा कि नीतीश कुमार के बारे में या किसी और के बारे में आपने कहा कि वो प्रधानमंत्री बनने के वो काबिल हैं। आपने अधूरी लाइन मेरे सामने पेश की। मैंने ये कहा था, दरअसल आप चाहें तो रिकॉर्ड पर देख लें, किसी ने मुझसे पूछा कि क्या वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं नीतीश कुमार। हमने क्यों नहीं बन सकते, यकीनन बन सकते हैं। आप भी बन सकते हैं और मैं भी बन सकता हूं, बशर्ते कि हमारे पास संख्या हो, पार्टी का हमारे ऊपर आशीर्वाद हो। ये तो कोई भी बन सकता है, क्योंकि आप प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री जिसके पास संख्या बल हो और जिसके पास उसके पूरे पार्टी का सहयोग हो। उसी तरह से जब मैंने अमिताभ बच्चन वाली बात की थी, जो इन्होंने कहा, और इनके ही साक्षात्कार में, इनके ही इंटरव्यू में बात कही थी हमने कहा सिर्फ लोकप्रियता ही पैमाना नहीं हो सकता। मैं आज भी कह रहा हूं, क्योंकि मेरे में वो दम है, वो व्यक्तिगत एक चरित्र है, एक सच्चाई है, पारदर्शिता है। मैं आज भी कह रहा हूं कि किसी को सिर्फ पॉपुलरिटी के आधार पे आप उसको पेश नहीं कर सकते। आज शाहरुख खान बहुत पॉपुलर है, आज आमिर खान बहुत पॉपुलर है, अमिताभ बच्चन तो सर्वदल प्रिय हैं हर प्रदेश में। लेकिन शत्रु जी, स्क्रिप्ट राइटर कौन है इस राजनीति का जो इस वक्त चल रही है? देखिए, ये सारी बातें तय की हैं, जहां तक मुझे पता है, कि हमारे पार्टी के कद्दावर नेताओं ने, हमारे और संघ ने, और हाँ, संघ तो हमारे संग रहा ही है। संघ तो हमारे लिए एक फादर फिगर रहा है, संघ हमारा गार्डियन रहा है, या संघ ही रहा है? संघ रहा है हमेशा, कदम कदम संघ पे ने साथ। ही तय किया है, आप सबने माना है? जो भी हमें तो तय करके दिया गया। मैं तो जानते हैं पार्टी में मेरे पास कोई पद तो है नहीं, कद है मगर पद नहीं है। नहीं तो अगर आप स्क्रिप्ट राइटर होते तो क्या आप रीटेक का मौका देके नरेंद्र मोदी को, जो जिक्र उन्होंने अमेठी में किया, जिस जिक्र नीच राजनीति का जिक्र किया, नीच जाति का जिक्र किया, रीटेक करना चाहिए उन्हें करना चाहिए। देखिए, कई बार क्या होता है, मैं देख रहा हूं इस पर भाषा का या कई बार अमर्यादित भाषा का भी प्रयोग हो रहा है। मैं नरेंद्र मोदी की बात नहीं कर रहा हूं, उनकी बात नहीं कर रहा हूं, बट आज देख ले पूरे देश में क्या हो रहा है। इस मामले में पटना में देखा होगा, पटना ने इस मामले में लीड लिया, और हमने खासकर कि अपने किसी भी प्रतिद्वंदी उम्मीदवार पे किसी किस्म का हमने टीका टिप्पणी नहीं किया, ना ही टीका टिप्पणी किया, बल्कि तारीफ की। हमने हमेशा कहा जो हमारे विरुद्ध चुनाव लड़ रहे हैं, कुणाल बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत मैच्योर्ड है, बड़े भाई की तरह मुझे देखते हैं, मैं भी उनका बहुत आदर करता हूं। परवीन अमानुल्लाह बहुत अच्छे परिवार की हैं, बहुत कल्चर्ड लेडी हैं, इंटेलिजेंट लेडी हैं। उनके फादर इन लॉ शहाबुद्दीन तो बहुत ही जीनियस हैं, उनका पति भी जो है, उनके हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं। हमारे डॉक्टर जो साहब गोपाल जी खड़े थे, बहुत ही अच्छे ह्यूमन बीइंग, बहुत बढ़िया इंसान, बहुत ही शरीफ आदमी और बढ़िया डॉक्टर। ऐसे लोग इस बार चुनाव में खड़े, ये हमने कहा, हमारा बयान है, उन्होंने उसको रेसिप्रोकेट किया। और इसलिए आपने कहा कि बाकी शुभकामना हम सबको देते हैं, शुभाशीष किसे मिलेगा वो तो चुनाव के बाद पता चलेगा, जनता जनार्दन का। लेकिन क्या मोदी जैसे जो प्राइम मिनिस्टर पद के उम्मीदवार हैं, जो प्रसून ने अभी सवाल किया, क्या नीच जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना, जाति से जोड़ देना, बात की जा रही है राजनीति की, कुछ जाति से लेके चले जाते हैं, क्या शोभा देता है पर्सनल अटैक करना? पर्सनल अटैक, जहां तक आप मेरी बात करेंगे, मैं कहूंगा कि पर्सनल अटैक करना अच्छी बात नहीं। जवाब नहीं आया। स्क्रिप्ट राइटर आप होते तो रीटेक का मौका मिलता? पहली बात, स्क्रिप्ट राइटर मैं होता तो मेरा अंदाज़े बयां कुछ और होता। मतलब कि अंदाज़े बयां हर बात को एक नई शक्ल दे देता है, वरना इस दुनिया में कोई नई बात नहीं। अंदाज़े बयां कुछ और होता। लेकिन ये अगर आपने कहा कि स्क्रिप्ट को लिखता कौन, स्क्रिप्ट को ऐसा मौका देते हैं, मैं कहता हूं कि मौका राजनीति में दोबारा मौका नहीं मिलता। एक बार निकल गया, बात जुबान से निकल गई तो बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, ऐसा ही होता है। देखिए, अद्भुत मौका है, आज आप हमारे सामने बैठे हैं। गुलजार की फिल्म थी मेरे अपने, शैनू, हमें याद है बिल्कुल उस दौर में युवाओं को लेकर वो फिल्म थी, जो भटक भी रहे थे राजनीति में। इस दौर में भारतीय राजनीति जहां पर खड़ी है और 18 से 28 बरस का जिक्र बार बार मंच से मोदी ही कर रहे हैं, ये भटकी हुई राजनीति है या भटके हुए युवाओं को उस राजनीति में लाने की मशक्कत हो रही है जिसमें आपको भी लगता है ये स्क्रिप्ट ठीक नहीं है? नहीं, मुझे लगता है ये आज हम सब कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स के शिकार हो रहे हैं। आज उन युवाओं को हमारी कोशिश तो है एक सही दिशा देने की, कोशिश है देश को प्रगतिशील करने की, तरक्कीशील करने की, गतिशील करने की। उस दौरान हम सही दशा और सही दिशा देने के चक्कर में हम कई बार थोड़ा अतिक्रमण कर जा रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ, हमारी अपनी बात नहीं है, हर पार्टी में देख रहा हूँ आज लोग थोड़ा अतिक्रमण कर जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि थोड़ा धैर्य,
थोड़ी भाषा की मर्यादा और अपनी परिपक्वता के जरिए एकदम एक क्लैरिटी होनी चाहिए थॉट्स की। और मैं समझता हूँ इसको पब्लिक पकड़ती है। जैसे आपने अभी इतनी यहाँ बैठकर कितना पुराना लेकिन बहुत बढ़िया उदाहरण दिया आपने मेरे अपने फिल्म आज से करीब 30 साल पहले, 30 साल से भी ज्यादा हो चुके, लेकिन इमरजेंसी से पहले की ठीक फिल्म, इमरजेंसी के पहले की फिल्म थी वहाँ, और वो फिल्म बहुत अच्छी थी। जरा बोल देंगे उस डायलॉग को, हमारे वो हम लोग के दौर की फिल्में हैं। हाँ, थैंक यू। आए तो कह देना छेनू आया था, बहुत गर्मी है खून में तो बेशक आ जा मैदान में, लेकिन आइंदे अगर मेरे किसी भी लड़के को हाथ लगाया तो मोहल्ले का मोहल्ला उड़ा के रख दूंगा मैं। और वो शख्स आज आप ही के साथ खड़ा है। हंसना मना है। ये तो हो गई आदर्श की बात। जरा जमीन पर पहुंचे, और जमीनी हकीकत ये है भारतीय जनता पार्टी की कि आपको आडवाणी कैंप का कहा जाता है। नरेंद्र मोदी को स्वीकारना पड़ा क्योंकि पार्टी से बड़े हो गए, और जो लाइन में नहीं फॉल करता वो दरकिनार। जसवंत सिंह आपकी चौकड़ी थी, आपकी यशवंत सिन्हा जी की, रामजेठ मलानी जी की, और जैसे जैसे जसवंत जी के साथ हुआ सबके सामने लापता के पोस्टर्स लगाए गए पटना की सड़कों पर। बोला गया यूथ कांग्रेस, आम लोग लगा रहे हैं। बाद में पता चला बीजेपी के ही आपके दुश्मन थे जिन्होंने लगा दिया। इसका सामना कैसे होगा? ना पहले इसको आपने विभाग अलग अलग कर दिया। मैं तीनों पहले का जवाब दीजिएगा। तीनों आडवाणी क्या, लापता के पोस्टर्स, और बीजेपी में जो जंग अंदरूनी। लापता की बात करता हूँ। लापता का ऐसा पोस्टर लगाना तो आज का स्टेटस सिंबल हो गया है। प्रोटेस्ट, नारे, काले झंडे, ये तो स्टेटस सिंबल होगा। कौन कर रहा था? जिनके खिलाफ ना हो तो लगे उनकी कोई अहमियत ही नहीं, कोई शख्सियत ही नहीं। ये जो बात बार बार हो रही है कि मैं तो बोलता हूँ बेबाकी से, मैं सच बोलता हूँ और सच के सिवा कुछ नहीं बोलता हूँ। आप तो हर किसी को नाराज कर देते हैं। अमिताभ बच्चन को आइफा के वक्त आपने कह दिया कि कोई किसी का बेटा है, कोई किसी की बहू है। फिर बाद में बहुत मान मनोवल के बाद मामला पलटा। नहीं लगता है दिक्कत हो जाती है शत्रुघ्न सिन्हा को? ये सच बेबाकी हर जगह, जरूरत क्या है इसकी? देखिए, आदमी मैच्योरिटी से, एक्सपीरियंस से जब उम्र बढ़ती है धीरे धीरे बहुत कुछ सीखता है आदमी। इस पे मैं थोड़ा सा अलग से बात करूं कि कई बार सुनता हूं कि यूथ को, युवा पीढ़ी को सामने आना चाहिए। अरे युवा पीढ़ी खाक क्या कर लेगा? युवा पीढ़ी बगैर अनुभव के, बगैर तजुर्बे के। अनुभव, घर में बेटे चाहिए, बेटे बेटी चाहिए, बच्चे चाहिए, लेकिन माँ बाप का रोल उससे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। माँ बाप चाहिए मार्गदर्शन के लिए, सिखाने के लिए। दादा दादी चाहिए। हम कैसे सिर्फ युवा पीढ़ी एक क्लीशे, एक वाक्य का ढोंग बनाकर चल रहे हैं। आपने अभी जो मैं कह रहा था कि मैच्योरिटी आती है, आदमी धीरे धीरे सीखता है। आज अमिताभ बच्चन को मैं बहुत अच्छा दोस्त मानता हूँ। आपको पता है, मैं जब अस्पताल में था तो अमिताभ बच्चन बहुत ही चिंतित थे, कई बार आते थे। और हमारी आज की दोस्ती नहीं, बहुत पुरानी दोस्ती है। ठीक है, एक परिवार में कभी कोई बर्तन ढंढनाते हैं, कभी हुआ। और अमिताभ और मेरे, हालांकि मुझसे थोड़े बड़े हैं, लेकिन दोस्त तो बहुत पुराने हैं। फिल्मों में उनसे थोड़ा बड़ा मैं हूँ। वो फिल्मों में पहले आया, और अभी उनसे पहले स्टार भी बना मैं, बाद में वो सुपर स्टार बने, वो अलग इशू है। तो ये कितना सही है? वो मर्सिडीज से चलते थे, आप एक मर्सिडीज पीछे खाली लेके चलते थे। मैं राह दिखाता था कि एक दिन ऐसा होगा कि हमेशा बैकअप के लिए तैयार है। लेकिन यहाँ मामला बन गया, क्या नरेंद्र मोदी से इसी तरह से बन पाएगा? सीमेंटिंग हो पाएगी? आपने कहा घी गिरेगी दाल में ही, दाल खौलती है ये वाली। लोग कहते हैं बड़े ही ऑटोक्रेटिक बिहेवियर रहता है। पहले तो मंत्रालय भी मिला था, कुछ बात हुई है, कुछ बाद में मामला बिगड़ ना जाए। देखो, हम सुनते तो हैं, आप लोग कहते हैं, मैं सुन लेता हूं, लेकिन मुझे जब मैं बीमार था तब भी नरेंद्र मोदी जी का बार बार फोन आता था। वहां पे चिंता काफी उनके लोग। अभी मेरे पिताजी का वहां वो पुण्यतिथि थी पटना में, अभी इस चुनाव की घड़ी में वो पटना बिहार आ रहे थे, उन्होंने फोन किया। हालांकि मैंने किसी नेता से अनुरोध नहीं किया, किसी स्टार से अनुरोध नहीं किया, यहाँ तक कि अपनी बेटी सोनाक्षी को भी अपने चुनाव में दूर रखा। हमने कहा किसी स्टार की आवश्यकता नहीं है, यहाँ मैं ही स्टार हूँ और मेरे सुपर स्टार्स पटना के लोग हैं। राज्यसभा का टिकट नहीं मिल रहा था, तब आपने झंडा उठा लिया, अमर सिंह के घर चले गए, कभी लालू के साथ खड़े दिखाई देते हैं। ये क्या है? बड़ बोलापन है आपके अंदर, दबंगई है, पंगा लेने की आदत है, किसी को कुछ समझते ही नहीं आप अपने सामने। मैं समझता हूँ एक अच्छा चरित्र है, और मैं जिस तरह से राजनीति में आया था, प्रसून जी को तो सुनकर बहुत बहुत आनंद आएगा, खासकर इनको, कि मैं आया था ये सोचकर और ये पढ़कर कि ये कहने से काम नहीं चलेगा कि राजनीति जो है बदमाशों का अखाड़ा है, राजनीति जो है गंदी है। मैं इसलिए आया था कि ये मंत्र पढ़ के कि इफ गुड पीपल आर नॉट विलिंग टू एंटर इनटू पॉलिटिक्स, दे शुड बी रेडी टू बी गवर्न्ड बाय द बैड पीपल।
अच्छे लोग राजनीति में आने के लिए तैयार नहीं है, तो उन्हें तैयार रहना चाहिए बुरे लोगों के शासन में घुट घुट के जीने के लिए या घुट घुट के मरने के लिए। इसीलिए मैं जयप्रकाश नारायण से बहुत प्रभावित होकर आया, राजनीति में हेल्दी पॉलिटिक्स में आया। और जब हेल्दी पॉलिटिक्स में आया, नानाजी देशमुख का आशीर्वाद मिला मुझको, अटल जी का, आडवाणी जी का सानिध्य मिला और बहुत कुछ सीखने को मिला। अपनी कुछ गलतियां सुधारी। ऑपोजिशन में आया, आप गौर करेंगे बहुत कम लोग ऑपोजिशन में आते हैं, मेरे तरह ख्याति प्राप्त लोग बहुत कम लोग आते हैं। मैं ऑपोजिशन में आया, मुझे लगा राजनीति में जाने का और सीखने का सबसे बढ़िया तरीका जो है प्लेटफॉर्म ऑपोजिशन का होगा, जहां आप गलतियां करते हैं, गलतियां सुधारते हैं, लोगों के साथ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और लोगों को आगे बढ़ाते हैं। अब मैं उस पर आ रहा हूं। तो जब मैं हेल्दी पॉलिटिक्स में आया तो मैं अपने चरित्र का खास ख्याल रखते हुए कि देखो ऐसा कोई काम मत करना कि मुझको, मेरे परिवार को या मेरे पार्टी को मुझ पर शर्मिंदा होना पड़े या मैं उनको मौका दूं। मैं अपने व्यक्तिगत रिश्तों को चाहूंगा कि राजनीति के तराजू पर न तोला जाए। हम अगर लालू यादव हैं, चाहे नीतीश जी हैं, अगर उनकी तबीयत खराब थी उनको देखने गया, या लालू यादव अगर जब जेल में रिहा हुए तो मैं उनकी पत्नी को गया बहुत बहुत बधाई देने, मुबारकबाद। पार्टी लाइन से अलग स्वागत किया उन्होंने, आपने उनका कि जेल से जब पार्टी लाइन मैंने कहा वहां जाके कि मैं तो दोस्त के नाते आ रहा हूं, पारिवारिक मुसीबत में पारिवारिक दोस्त के नाते मैं सामने आ रहा हूं, मेरा कोई इसमें राजनीतिक लेन देन नहीं। आपकी मिठाई क्यों वापस कर? अभी करता हूं, मिठाई से पहले आता हूं मैं। जैसे आपने कहा कि अमर सिंह जब दोस्त के तरह उनकी तबीयत ठीक थी, मिलने ही जाता था उनसे, बहुत अच्छे, हमारे नजरों में बहुत अच्छे आदमी। लेकिन टाइमिंग टिकट का होता है, चाहे टिकट का नहीं। आपको बता दूं, आपके लिए जैसे मैंने शुरू में कहा, जो कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। अगर आपको याद हो तो मैंने दूसरी बार राज्यसभा छोड़ दिया था। हमने कहा था मैं अमेरिका चला गया था, ये सब तरफ खबर आई थी। हमें जब कहा गया यहां से, जब आडवाणी जी का आदेश गया कि नहीं आप करो, हम कहते नहीं, राज्यसभा क्या करना है, बहुत हो गया ये सब। मैं इसके लिए कोई राजनीति में थोड़ी आया था। पहली बार आपने कहा कि दुनिया में स्टार प्रचारक की तरह काम करोगे, ज्यादा लोगों को जिताओगे, तो हो गया। उनका जब आदेश गया कि आप आ जाओ, आप राज्यसभा में जाओ दूसरी बार, तो मैं उनके आदेश को अध्यादेश माना। मिठाई की बात जो आप कर रहे हैं, मिठाई मैंने इसलिए नहीं कहा, वो कोई शिकायत नहीं थी, वो मेरा एक हर्ट था। मेरे स्वाभिमान को थोड़ी ठेस पहुंचेगी कि अभिषेक बच्चन तो मेरे सामने की पैदाइश है, बहुत अच्छा लड़का है। अभिषेक और अभिषेक की पत्नी ऐश्वर्या, मुझे लगता है मेड फॉर ईच अदर है, बहुत बढ़िया कपल दिखते मुझे। हमें अमिताभ और जया, जब शादी नहीं तो जया हमारे साथ हमको पापा बोलती थी और अमिताभ सिर्फ मेरे साथ ही उनको भेजते थे, यानी अगर कहीं जाना हो तो ठीक है पापा साथ जा रहे हैं, साथ जा सकते हो, इतना। अमिताभ की पत्नी जया अब मुझसे बहुत ज्यादा मेरी पत्नी को मानती। अब मेरी कोई शिकायत होती है तो उनको करती हैं। मिठाई की बात ये हुई थी कि आप खुद बताएं कि आप जब परिवार के हैं, आप किसी को ना बुलाते, समझ में आती थी, अपने सिर्फ परिवार को बुलाते। उसमें आप सेलेक्टिव तौर पे कुछ लोगों को बुलाया और कुछ को नहीं बुलाया। उसमें शत्रुघ्न सिन्हा आपके पड़ोसी भी हैं, आपके इतने पुराने दोस्त हैं, आपने वहां नहीं बुलाया तो हमने कोई बात नहीं, ये आपकी अपनी मर्जी है, आपकी इच्छा। जी, एक एम्बियंस इसमें निकल रहा है कि सिल्वर स्क्रीन का खलनायक नायक बनता है धीरे धीरे, लेकिन राजनीति में आते वक्त वो सोचता है मैं नायक बन के रहूंगा, लेकिन आपकी काबिलियत को देख के आपको लोग खलनायक करार देना चाहते हैं। एक मैसेज ही आ रहा है, कौन है वो लोग जो आपसे डरते हैं, नकारना चाहते हैं, हाशिए पर ढकेलते हैं? आपके ही शब्दों में, मेरे अपने। कौन है वो तो आपका काम है। मेरे अपने, आपने मेरे अपने फिल्म का जिक्र किया, वो मेरे अपने दिल के करीब के लोग हैं। दिल के करीब ना हो, लेकिन हाँ उनका दिमाग बहुत चलता रहता है, कुछ अपने हैं कुछ पराए हैं, लेकिन हैं सब अपने। वो क्यों डरते हैं आपसे? हमने कहा कि आपकी एक्सेप्टेबिलिटी में, आपकी रेस्पेक्टेबिलिटी में, आपकी ओरेटरी में, आपके बोलचाल या आपकी पकड़ पॉपुलरिटी में अब उनको अपनी इनसिक्योरिटी दिखाई पड़ रही है, और इसलिए वो नायक को खलनायक पेंट करना चाहते हैं, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है, क्योंकि यही आपका तथाकथित उनकी नजरों का खलनायक, जो आपने जिसको नायक कहा, अभी जहां जा रहा हूं प्रभु की असीम अनुकंपा से हर बार की तरह उससे ज्यादा वो भीड़, वो लोगों का क्रेज, वो लोगों का प्यार, वो जो आप जो क्राउड पुलर कहते हैं, चाहे स्टार कैंपेनर, स्टार प्रचारक कहते हैं, मैं समझता हूँ बेमिसाल है। आज भी कलकत्ता से और जहां से आ रहा हूं, और इतना, और जबकि लोग ट्रकों से नहीं बुलाए जाते, लोग जब ट्रेन से नहीं बुलाया जाता। लेकिन पार्टी में कोई पद नहीं दिया, कभी सीरियसली लिया नहीं, एक स्टार और अभिनेता की तरह आपको ट्रीट किया गया, कोई पद आपको दिया नहीं। अभिनेता की तरह ट्रीट करने का तो अभी मतलब नहीं ना। आपको बताऊं अशोक कि मैं तो सबसे पहला व्यक्ति हूं फिल्म उद्योग से, पूरे भारत के फिल्म उद्योग से पहला व्यक्ति हूं जो फुल फ्लेजेड कैबिनेट मिनिस्टर बना, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर या फिर मिनिस्टर ऑफ शिपिंग। उसी तरह पूरे भारत के फिल्म उद्योग से, सिनेमा जगत से मैं पहला आदमी हूं जो अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के तहत राजनीति में आया, और बाकी कहानी आपको पता है। पद तो आपको कभी दिया? पद नहीं दिया। मेरा आज एटीट्यूड जो है
मैं इस थर्ड डिग्री में आप तमाम लोगों को कहना चाहूँगा कि मेरा अपना एटीट्यूड जो है आज पार्टी में वो है नो डिमांड, नो कमांड, नो कंप्लेंट्स एंड नो एक्सपेक्टेशंस। क्यों ऐसा हो गया? नहीं हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं जान रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। डर से मोदी तो मुझे उनकी माया से। मोदी तो मुझे बहुत प्यार करते हैं और मोदी को आज मैं बहुत समर्थन कर रहा हूँ क्योंकि पार्टी का आदेश मेरे लिए अध्यादेश है। आपकी डायलॉग डिलीवरी जो थी वो अद्भुत थी, लेकिन अब जिस लिहाज से लगातार आप बात कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि आपकी डायलॉग डिलीवरी नरेंद्र मोदी ने छीन ली है। आजकल उनके हर भाषण में अद्भुत डायलॉग रहते हैं। हाँ, यहाँ हंस सकता हूँ थोड़ा। अच्छा है, बढ़िया है। मैं जैसे शुरू में मैंने कहा कि घी तो दाल में ही गिर रहा है। अगर आज उनकी डायलॉग डिलीवरी अद्भुत है, या कई बार दोनों में समानता भी देख रहे हैं लोग। यकीन ये जो जानदार शानदार जो मैं कह रहा हूँ, जो एक्शन हीरो में कह रहा हूँ, 3 चीजें मैंने उनके मामले में मेरा कंट्रीब्यूशन है जो आज पूरे देश ने पकड़ा है। एक नमो, ये नमो टाइटल है, आपको याद होगा पटना में मैंने कहा था कृष्ण मेमोरियल हॉल में, नमो कहा था नरेंद्र मोदी को, सुमो कहा था सुशील मोदी को, जो बिहार को। ये नमो मेरा वहाँ। दूसरा हमने इनको कहा, प्रधानमंत्री पद की पहली घोषणा हमने की, जो बाद में फिर ये हुआ, लोगों जब चुप हो गया तो लोगों ने कंट्रोवर्सी समझा। और तीसरा जो एक्शन हीरो की आज जिस मुकाम पे जो आप बात कर, आज की राजनीति जिस मुकाम पे पहुंची है, या राजनीति में या इस चुनाव में जो लोगों का क्रेज जहां पहुंचा है, आज इतने तंग आ चुके हैं कि ये मामला इस सरकार का हो कि रेल गेट हो कि खेल गेट हो कि कोल गेट हो कि CWG हो कि 2G हो कि CG हो कि जीजाजी हो, ये सारे मामले इतने फैल चुके हैं कि अब लोग कहते हैं कि नहीं, अब जरूरत है एक्शन की। चाहे विदेश नीति का मामला हो, चाहे हमारे डेवलपमेंट का मामला हो, चाहे तो ये आपकी ट्रेनिंग है या उन्होंने खुद आत्मसात कर लिया? हम दोनों देखिए, अभी तो हमारे वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार और दावेदार हैं नरेंद्र मोदी, और हम सब उनका और पूरी पार्टी उनका जबरदस्त समर्थक है। लेकिन हमारी ये नहीं भूलना चाहिए कि हम लोग सहयोगी भी रहे, हम मित्र भी हैं, बहुत साल साथ काम किया है। वो मेरी भी बहुत कदर करते हैं, मेरी भी बहुत प्रशंसा करते हैं, जैसे मैं उनकी करता हूँ वो भी करते हैं। डर नहीं लगता है देश डायलॉग से नहीं चलता है? देश डायलॉग से चले ना चले वो बात महत्वपूर्ण है, पहले देश आए, सत्ता आए आपके पास। देश ने तो सपना देख लिया। देश ने सपना एकदम ठीक कहा, मोदी ने दिखा दिया सपना। यस, मैं आपसे एकदम सहमत हूं। आज सपना देख लिया, अब इस सपने को अंजाम देना है। कैसे देंगे? पहले सरकार आएगी तब उसको हो सकता है उसके बाद कुछ हद तक कभी कष्टदायक भी हो, क्योंकि इतनी अपेक्षा है। आज नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी का व्यक्तित्व जो नेतृत्व देने की क्षमता रखता है, वो देश की इच्छा और अपेक्षा के अनुरूप है। अपेक्षा इतनी बढ़ गई है कि जो बात हम शुरू में कह रहे थे, वहां पे हमें थोड़ा संभालना होगा, आगे बहुत मिलकर एकजुट होकर चलना होगा। लेकिन हाँ, सपनों की बात आप कर रहे हैं, हम जब तक सपने देखेंगे नहीं तो साकार कैसे करेंगे? ये सपने हम इसलिए देख रहे हैं और सपनों को इसलिए बेच रहे हैं कि पहले हमारी सरकार आई, सत्ता परिवर्तन हो, जो देश की पुकार है, और फिर सत्ता परिवर्तन के बाद व्यवस्था परिवर्तन हो। ऐसी सरकार हो जो सही मानों में देश की सरकार हो, देश की जनता की सरकार में आपकी किस मंत्रालय पर नजर है? पहले हेल्थ मिनिस्टर, फिर शिपिंग, अब क्या मंत्री बनना चाहते हैं आप? अभी मैंने अंजना जी को थोड़ी देर पहले कहा कि आज मेरी पार्टी में जो आज मेरा रूप है, या आज मेरी जो सोच है, वो ये है, नो डिमांड, नो कमांड, नो कंप्लेंट्स, नो एक्सपेक्टेशंस। ऐसे भी मंत्री पद तो कि प्रधानमंत्री का अपना विशेषाधिकार है, उनका अपना प्रेरोगेटिव है। अगर वो चाहेंगे, मुझे समझेंगे मैं किसी पद के काबिल हूँ, और चाहे यहाँ वहाँ कहीं भी या इस मंत्रालय के काबिल हूँ, वो समझेंगे सर आंखों पे, नहीं समझेंगे कोई कंप्लेन नहीं, कोई शिकायत नहीं, मैं मांगूंगा नहीं। क्या कहते हैं? बार फिल्म स्क्रिप्ट राइटर इसलिए जिक्र कर रहे हैं। अटल जी की अगर आप कहें तो वो कविता जो अटल जी ने मुझे भेजी थी, और वो कविता मुझे बहुत पसंद है और बहुत बल देता है मुझको। वो पंक्ति खुद अटल जी ने अपने हाथ से लिख के भेजी थी मुझे। क्या जीत में क्या हार में किंचित नहीं भयभीत में है, क्या जीत में क्या हार में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पे जो मिला ये भी सही वो भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं, यानी मांगूंगा नहीं। ये बात तब अच्छी लगती है, हमें लगता है दिनकर हमें याद आ रहे हैं कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, वो भी क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। तो कम से कम मुझे दंतहीन तो नहीं कहेंगे। शत्रुघ्न सिन्हा शॉटगन को या शत्रुघ्न सिन्हा की इतनी जल्दी इतनी बड़ी पकड़ को आप कुछ भी कहें, आप मुझे सहमत हो या सहमत नहीं हो, दंतहीन तो नहीं कहेंगे। अभी 32 दांत मेरे सलामत है और इतनी क्षमता भी है
कि दूसरे की बत्तीसी भी तोड़ सकता हूं। इसी डायलॉग पर कोई नजर आता है क्या? नहीं, अगर ऐसा हुआ तो जहां मेरे सिद्धांत के साथ, जहां मेरे चरित्र के साथ, जहां मेरे व्यक्तित्व के साथ अगर ऐसी कोई छेड़छाड़ हुई तो मैं जानता हूं कि राजनीतिक दृष्टिकोण से या सामाजिक दृष्टिकोण से मेरे अंदर इतनी क्षमता है कि मैं सामने वाले की बत्तीसी भी तोड़ सकता हूं। इसीलिए किसी नितिन भी गडकरी फिल्म के स्क्रिप्ट पे ऐसा नायक नहीं देखा गया जिसको लेके महानायक बनाते हुए जिक्र स्तूपगेट का आ जाए। पता चले जासूसी का मसला आ गया, स्टेट गवर्नमेंट लग गई। पता चला 3 विधानसभाओं में जिक्र नहीं हुआ पत्नी का, लेकिन लोकसभा में हो गया। हम बार बार कह रहे हैं ये कहां पर गड़बड़ी हुई है इस पूरे स्क्रिप्टेड पॉलिटिक्स में, अगर ये स्क्रिप्टेड है। मुझे जो लगता है ये स्क्रिप्ट ऑपोजिशन की है, ये स्क्रिप्ट हमारी नहीं है। हम तो सही जा रहे थे, मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। इतने लोग आ गए साथ में, तब बौखलाहट, तब घबराहट हुई दूसरी तरफ स्क्रिप्ट। एक कहते हैं हताशा, हमारे बिहार में कहते हैं कि दिया बुझे के पहले बहुत जोर से टिमटिमाएला, यानी दीपक बुझने से पहले बहुत जोर से टिमटिमाता है, भुकभुकाता है जी। तो जो दीपक बुझ रहा है अपोजिशन का, वो अब चलती बेला में वो तरह तरह की बातें, अब इस तरह के पर्सनल बातें, क्या मतलब है किसकी पत्नी का उसने कहा या नहीं कहा, उसके पीछे क्या कारण है। आप तो बहुत पढ़े लिखे हैं, आपने बचपन में वो पढ़ा होगा कि जो हमें याद है कि झुरमुट की ओट में चहकने वाले पंछियों का गान सदा हर्षगान ही नहीं होता, बल्कि कभी कभी उसके पीछे वेदना और रुदन भी छुपी होती। तो आप ये कोई नहीं देख रहा कि उसके पीछे क्या वेदना है, क्या रुदन है, क्यों हुआ, क्या कारण। और दूसरी बात, ये कारण जानने की घड़ी है क्या? अभी हम सीधा जा रहे हैं कहीं और, सारी बातों का फैसला हो सकता है। अभी डिरेल करने की जरूरत क्या है इलेक्शन के वक्त नहीं में? तो ये इस दौर में जो कारवां बनता चला गया, आपने कभी सोचा था रामकृपाल यादव साथ खड़े हो जाएंगे? सोचा था रामविलास पासवान झटके में आ जाएंगे? सोचा था? नहीं, मैंने तो ऐसा बहुत कुछ नहीं, ना सोचा था, ना देखा था, ना सुना था, और ना मुझे पता था। लेकिन एक बात है कि जैसे मैं थोड़ी पहले लोगों में मैच्योरिटी आती है, उम्र का तकाजा होता है, आदमी सीखता है बहुत कि जीवन में ये सीखता है क्या क्या करना चाहिए, साथ ही साथ ये भी सीखता है कि क्या क्या नहीं करना चाहिए। अगर उस सोच के तहत में अगर हमारे रामविलास भाई जो बहुत अच्छे आदमी हैं, मुझे तो बहुत उनका स्नेह मिलता है, अच्छे लोग हैं, चाहे और जो लोग भी आए हैं, रामकृपाल यादव, हम जब अस्पताल में बीमार थे हम सब दौड़ के मुंबई आते। मौका प्रस्ताव या समझ की बात है, क्योंकि उनको लग रहा है मोदी की लहर है, बीजेपी आएगी। रामविलास पासवान जो गालियां दिया करते थे मोदी को, रामकृपाल झंडा उठाते थे मोदी के खिलाफ, वो सब कि मोदी की लहर होती, तो आपने इन लोगों को शामिल करने की जरूरत क्यों पड़ी, ये बताइए। देखिए, आप ये बताइए कि जब हमारे बहुत आदरणीय वीपी सिंह साहब, जिनका इतना समा बंधा ऐसा देश में, जो चंद बार जो हमने देखा है चुनावी क्रांति देखी है, चाहे समाज में इतना परिवर्तन की लहर देखी है, या तो जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति के वक्त, आप तो चश्मदीद गवाह हैं, उसके बाद हमने जैसे स्वर्गीय इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद जिस तरह देश एक गुट और एकजुट हो गया, और स्वर्गीय राजीव गांधी के लिए जो एकदम जय जयकार होगी कि लॉ इसको सामने, उसके बाद हमने देखा वीपी सिंह के वक्त में क्या नहीं हुआ। लेकिन अब यहाँ पे रोकता हूँ, वीपी सिंह के वक्त में, वीपी सिंह तो बहुत बड़े सहायक थे, सहयोगी थे, और बहुत बढ़िया कांग्रेसी थे। वो कांग्रेस में होने के बावजूद आखिर कुछ वजह हुई होगी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। कुछ तो बात है कि वो आगे वहां से, और आने के बाद ऐसी हस्ती बनाई उन्होंने। उसी तरह से अगर आप देखें बाबू जगजीवन राम जी को, इतने बढ़िया नेता, इतने कद्दावर नेता, देश में उनकी क्या रिस्पेक्ट और क्या पहुंच, और बाबू जगजीवन राम जी एकदम कांग्रेस में। मोदी के 3rd डिग्री का रेंज इतना खतरनाक सत्ता में आने के बाद होने वाला है कि उसको हम लोग इस कैमरे की तरह डॉक्यूमेंटेड कर सकेंगे या नहीं? सब घबरा के इधर उधर है। और वो मेरा ख्याल है जिस तरह से मोदी जी का एक सपोर्ट और हाइप हुआ है, मीडिया से भी, कार्यकर्ताओं से भी, केंद्रीय नेताओं से भी, हम लोगों ने जो किया है जनहित और देश हित में किया है, वो अंतोगत्वा इसके बाद आप लोग उनको ग्लास हाउस में डालने वाले, एकदम जो कहते हैं ट्रांसपेरेंसी होगी, और ट्रांसपेरेंसी की अपेक्षाओं पे खरा उतरना होगा।
कसौटी पे कसे जाएंगे वो, और उसके बाद जब ग्लास हाउस में आ जाएंगे, कसौटी पे कसे जाएंगे, तो आप जानते हैं फिर क्या होगा। मैं समझता हूं जो होगा वो बेमिसाल होगा, अद्वितीय होगा, ऐसा होगा, क्योंकि इतना ऊपर हम लोगों ने लाया उनको, सबने मिलके, और उनके अपने व्यक्तित्व ने भी जिस तरह से उन्होंने पेश किया। 2-4 बात इधर उधर कुछ अपोजिशन और कुछ रूलिंग के लोग करते हैं, उनको छोड़ दिया जाए तो अभी स्ट्रेट चल रहे हैं, बुल्स आई को हिट कर रहे हैं हम लोग। बुल्स आई को जो आदमी हिट करता है वो फिर एक तरह दुनिया का चहेता तो हो जाता है, लेकिन साथ साथ दुनिया की बड़ी पैनी नजरें अपने अंदाज में इसको सबब कर दीजिए शत्रु जी। लम्हे लम्हे के सियासत पर नजर रखते हैं, हमसे दीवाने भी दुनिया की खबर रखते हैं। इतने नादा भी नहीं हम कि भटक कर रह जाएं, कोई मंजिल ना सही राह गुजर रखते हैं। मार ही डाले जो बेमौत ये दुनिया वो है, हम जो जिंदा हैं तो जीने का हुनर रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया शत्रु जी, बहुत। थैंक यू, थैंक यू। इस कदर हमसे तगाफुल भी न बरतो साहिब, इस कदर हमसे तगाफुल भी न बरतो साहिब, हम भी कुछ अपनी दुआओं में असर रखते हैं। आइए हम सब मिलकर दुआ करें कि देश को सही दिशा मिले, देश को नई दिशा मिले, देश का ये व्यक्तित्व आपकी कसौटी में खरा उतरे, नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी पूरे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ पूरे देश को आर्थिक उन्नति की ओर, प्रगति की ओर, विकास के एजेंडा के साथ लेकर पुनः गौरवान्वित करे, यही कामना, शुभकामना, मनोकामना और प्रार्थना है। धन्यवाद। चलिए, अगर वो 3rd डिग्री ना हो और ग्लास हाउस में आ गए तो बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा।